अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है मेरे साथ जो है मेरे जूनियर डेव भी हैं, और आप कह लो कि एक बहुत स्पेशल पर्सन जो रिसेंटली जो है जिन्होंने डेवसिंग में एज एन एएससी जो है वो ज्वाइन किया है। तो वो आज हमारे साथ है। उनसे हम पूछेंगे कि भाई उन्होंने किस तरह से अप्लाई किया था, आप लोग किस तरह से अप्लाई करते हो, जिसमें आप क्या गलती करते हो जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आती, या फिर आप स्क्रीन लिस्ट नहीं होते, या फिर कोई भी वजह। तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका प्रॉपर जो था क्या उनका प्रोसेस था, उन्होंने किस तरह से प्रोसेस फॉलो किया, और किस तरह से जो है वो डेवसिंग में उन्होंने एज एन एएससी जो है जॉब जो है वो सिक्योर की। तो हम उन्हीं से मजीद जो है इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आप मजीद अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने स्टडी की और सारा कुछ। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम ज़ैद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं बेसिकली हूँ नॉर्थ वजीरिस्तान से, जो कि फाटा में एक आता है। और एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा है सारा पेशावर से। ग्रेजुएशन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की है IM साइंसेस पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो ग्रेजुएशन के बाद और असल में जो एंड लास्ट सेमेस्टर में बना के तो अपने लिए सर्चिंग स्टार्ट कर देता क्या मुझे ये कंपनी अच्छी मेरे लिए सूट करती है या ये वाली सूट करती है। तो तब से मैंने भी जब फाइनल ईयर में तो अब ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं ना। तो अब इसलिए जब आप स्पेशली अगर पाकिस्तान में सर्च करते हो तो डेव सिंह तो आती ही है, वो लिस्ट आपकी लिस्ट में आई जाती है। तो तब से एक था कि उसके लिए जब डेव सिंह मेरे पे आपकी भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके चैनल के थ्रू ही मैंने जब डेवसिंग के बारे में जाना तो आपके चैनल के लिए आपके जो वीडियोस थे कि किस तरह इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करते हैं और ये सारी चीज़ तब से मैं फॉलो कर रहा था। तो तब से वो ग्रेजुएशन के बाद ही जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और अगर बात करें तो अप्लाई करने की कि मैंने किस तरह अप्लाई कर दी, तो प्योरली लिंक्डइन। अगर अक्सर जो स्पेशली जो फ्रेशर होते हैं उनको ये होता है कि यार नहीं कोई रेफरेंस चाहिए, आपको कोई जानने वाला चाहिए, कोई तभी आपको कॉल वगैरह दी। लेकिन नहीं, मेरे केस में ये था कि प्योरली लिंक्डइन। और जो आपने स्टार्ट में गलती की बात की कि हम कौन से गलतियाँ करते हैं कि कॉल नहीं आती, जिसकी वजह से हम स्क्रीन लिस्ट नहीं होते, फिर इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। और पहले तो ये है कि आप जब जैसे ही आप अपने लिए, क्योंकि लिंक्डइन में आप अलर्ट लगा सकते हो ना कि जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, तो अपने लिए एक अलर्ट लगा लें कि उस कंपनी के जो भी अपने उस स्टेक्स के अगेंस्ट जो भी आपका स्टेक है, तो जो भी जॉब अपलोड होगी तो आपको उसका अलर्ट आ जाएगा। तो कोशिश करें कि जैसे ही जॉब अपलोड हो तो आप अर्ली स्टेज में ही अप्लाई कर दें। अगर आपको स्क्रीन लिस्ट होना है तो टॉप 50 में अगर आए तो प्लस है आपके लिए, लेकिन कोशिश करके 100 अबाउट तो बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि हाँ डेव सिंह के अगर हमने देखे कि जॉब पोस्ट लगती है तो कुछ घंटों में, तो घंटों के हिसाब से लोग अक्सर वेट करते हैं कि वो कल जॉब अपलोड हो गई थी, मैं आज अप्लाई कर देता हूँ। तो फिर तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हो कि टॉप 50 में अगर आप अपने आपको ले आओ तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्क्रीन लिस्ट में। तो आपको कॉल आएगी, कॉल आ जाएगी। हाँ कॉल आएगी, क्योंकि मेरा खुद का जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे स्टिल याद है कि मेरा 7 और 8 नंबर था जो मैं अप्लाई कर रहा था, उधर नंबर तो मेरा 7 और 8 नंबर था। तो वो आपका चांस इंक्रीज कर देता है। दूसरे नंबर पे जो आता है कि आपको अच्छा स्क्रीन लिस्ट हो गए, तब आपको HR इंटरव्यू के लिए कब अप्लाई करना, ये भी सबसे, क्योंकि आप स्क्रीन लिस्ट तो हो गए तो आप दूसरा स्टेज जो आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना, सबसे जरूरी स्टेज तो ये भी है। तो आपके पे वो डिपेंड करता है आपके CV पे। आपकी CV इस तरह होनी चाहिए जो ATS फ्रेंडली, जिसे हम कहते हैं कि आप जो मेन स्टेज है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करते हो उसमें आपने वही चीजें मेंशन की है कि नहीं। सर मेरे केस में मैं .NET कर रहा हूँ, तो मेरे .NET रिलेटेड चीजें है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं .NET के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बीच में मेंशन है पाइथन या कुछ, ये इस तरह की चीजें। तो ये 2 मेन स्टेज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सही। मैं आपसे दोबारा ये रिपीट करूंगा क्वेश्चन, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मैं IM साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर। हाँ, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होती है कि आप लोग कहते हो कि यार ये तो उठाती फास्ट से हैं या फिर PUC IIT से या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से हैं,
तो ये जो है ये IM सी यूनिवर्सिटी से हैं, तो IMS पेशावर यूनिवर्सिटी। तो आपने, मेरा नहीं ख्याल आपने पहले कभी इसका नाम सुना होगा, बल्कि मैंने खुद भी नहीं सुना होगा। तो ये इस यूनिवर्सिटी से है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने स्कोर कर ली है डेवसिंग के अंदर जॉब। तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी मैटर नहीं करती, आपकी जो बाकी चीजें हैं वो काफी मैटर करती है। आपका CGPA क्या था? अच्छा, मेरी CGPA थी वो अच्छी थी, लाइक अराउंड 3.7C। अच्छा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मैटर करती है, क्योंकि जब आपसे मुझसे आज तक नहीं पूछा कि आपकी CGPA क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपकी जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो आपको, अगर आपकी इंटरव्यू अच्छी नहीं जाती, लेट्स से आपकी 4 GPA भी है तो आपका मैटर। हाँ, ये सबसे जरूरी है कि आपको जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो वो स्टेक आपको आना चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी CGPA मे बी आई डोंट नो, लेकिन शायद जब HR अगर CV स्क्रीनिंग वगैरह के लिए मे बी शॉर्टलिस्ट करने के लिए मे बी यूज होता हो, शॉर्टलिस्ट शायद कुछ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हों तो वो CV के जो CGPA बेस पे भी अगर शॉर्टलिस्ट कर दे, लेकिन वो तो HR के उसकी बात आ जाती है। लेकिन आपके मेन स्किल जो है वो बड़ा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये मैंने एक चीज पूछनी थी कि लेट्स से आपने यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स से आपने जो इंटरव्यू में चीजें प्रिपेयर करके आपने जो इंटरव्यू दिया, क्या वो चीजें आपने यूनिवर्सिटी में ही सीख ली थी कि फिर उसके बाद आपने जो है उस सारी चीजों को दोबारा से स्क्रैच से करना शुरू किया था? अच्छा, ज्यादातर चीजें अगर आप एज एन ASE आते हो डेवसिंग में, तो मेरा ख्याल है कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो उसमें यूनिवर्सिटी में बेसिक क्लियर हो, तो उसको इतना टफ टाइम नहीं मिलेगा इंटरव्यू में, क्योंकि उसको अगर आपको बेसिक आते हैं, आपको प्रोग्रामिंग बेसिक नॉलेज है, तो उसको अप्लाई करना सिर्फ आपको एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए कि आप एक चीज आपके पास ओप के कंसेप्ट हैं, लेकिन अगर आप से इंटरव्यू पर एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूज करने की अगर कोशिश भी करे तो आपको इस तरह ना लगे कि ये क्या हो गया, सिर्फ रट्टू पे या मतलब डेफिनेशंस वगैरह पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ, और दूसरा जो हम CV के लिहाज से डिस्कस कर रहे थे, CV में हम जूनियर्स अक्सर, जो कि मैंने खुद भी ये गलती की थी स्टार्ट में, कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ भी हमने पढ़ी हो, मतलब जब हम फ्रेश ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो चीज़ भी हमने पढ़ी तो हम कोशिश करते हैं कि हम CV भर ले, बस सारा कुछ मेंशन कर दे। लेट्स से मैं .NET के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पाइथन भी डालूँ, मैं जावा भी डालूँ, जो पढ़ा हुआ सब डाल दिया तो वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है किसी पे। तो ये मैं स्पेशली जो जूनियर से ये गलती कभी ना करें कि आपको जिस टेक के लिए अप्लाई करते हो आप वही सिर्फ मेंशन कर दे, ज्यादा चीजें डालने से आपके CV कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आप उस पर, आपकी CV पे। तो कोशिश करें कि टू द पॉइंट रहे CV में, और जो चीजें आपको आती हो वही जो आपको रियल मतलब आती हो, आपको ही रिफ्लेक्ट कर रहा हो उस CV। मतलब आपने CV में ऐसी चीजें डालनी है जो आप डिफेंड कर सके, बाद में ये ना हो कि आपने कोई ऐसी चीज डाली है, आपसे इंटरव्यू पूछे और आपको उस चीज के बारे में ना पता, जो चीज डिफेंड कर सके सिर्फ वही चीज CV में डालनी है। दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ा सा जैसे बताया कि आपने अप्लाई किया था डेवसिंग में, लाइक आपका कोई रेफरल नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, कोई भी नहीं, और आपकी यूनिवर्सिटी में भी नहीं आए डेवसिंग वाले, नहीं। आपने जो है प्योरली डेवसिंग का आपने इंटरनेट से देखा, आपको लगा कि बड़ी अच्छी कंपनी है, मैंने भी ज्वाइन करनी है, एंड आपने उसकी जॉब का अलर्ट लगा लिया लिंक्डइन से, एंड जैसे ही आप उसकी कोई पोजीशन ओपन हुई तो आपने फर्स्टली जो है उसमें अप्लाई कर दिया। तो यही चीज जो है ये मैं भी अक्सर कहता रहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो अप्लाई करो, ताकि जो है आप कम से कम शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। क्योंकि अक्सर बात ये होता है कि वो जो है पहले 100 रेज्यूमे उठा लेते हैं या 200 उठा लेते हैं, तो वो लिमिटेड जो रेज्यूमे है वो रिव्यू करते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो अप्लाई कर दिया करो। अच्छा, उसके बाद पहले मुझे नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे ये बताएं, आपने अप्लाई कर दिया तो आपको कितनी देर बाद जो है वो HR की कॉल आई थी? अच्छा, मुझे आई थिंक 2-3 दिन के बाद ही उसकी कॉल आ गई थी। यूजुअली मुझे ये लग रहा है कि डेवसिंग पहले शायद जो पोस्ट लगा लेते हो तो विद इन अ वीक आपको, अगर आप स्क्रीन लिस्ट हो जाते हो, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, तो विद इन अ वीक आपको
कॉल आ ही जाती है। तो मेरा भी ये था कि मैंने अप्लाई कर दिया। आई स्टिल रिमेम्बर कि सैटरडे संडे को मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे 2-3 दिन के बाद ही उसकी कॉल रिसीव हुई। मतलब अगर आप हो गए हैं शॉर्टलिस्ट तो आपको 2-3 दिन तक कॉल आ जाती है। कॉल आ जाती है उसमें। सही। अच्छा, उसके बाद ठीक है, आपको कॉल आ गई और उसके बाद जो है आपने तैयारी जो है वो किस तरह की अपने डेप्सी के इंटरव्यू की? हाँ, कौन से रिसोर्सेज से तैयारी की, कैसे तैयारी की आपने? एग्जैक्ट जब मुझे बताया गया था इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो, तो ईमेल में आपको बेसिक पहले ये भी बता देते हैं कि हम आपको इन चीज़ों में क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मेरे केस में था कि उसमें मेंशन था कि हम आपको ओप में क्वेश्चंस पूछेंगे, डीएसए में पूछेंगे और डेटाबेस एंड .NET, ये 4 चीज़ें हम आपसे पूछेंगे। तो अक्सर ये था कि बाकी बेसिक चीज़ें अक्सर हम जूनियर्स को आते हैं, लेकिन डीएसए एक ऐसा फील्ड है जो सारे घबरा जाते हैं कि हम क्योंकि मुश्किल इन सेंस ये कहेंगे कि हम शायद उतना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कैरियर का स्टार्ट होता है तो तब हमें मुश्किल ही लगता है। तो डीएसए मेरे लिए भी एक था। तो जैसे कि मैं स्टार्ट में बोला कि मैं आपकी ही वीडियोस को फॉलो करता हूँ, और मैं सबको कह दूँ कि अगर आपको मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है तो डीएसए की जो आपकी वीडियो है, अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, क्योंकि एग्जैक्टली वही वीडियो वही जो क्वेश्चंस है वही है तो जो मैंने मेंशन किया हुआ लिस्ट के अंदर जो भी है एग्जैक्टली वही उसी तरह ही थे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ओप और डेटाबेस या जो आपका मेन स्टेक होता है, ये बंदे को फिर भी आइडिया हो जाता है। डीएसए बहुत वास्ट फील्ड है। आपको फिर अगर आपको ऐसा फ्रेशर हो तो आपको फिर और भी कंफ्यूजन हो जाती है कि यार मैं अब इंटरव्यू के लिए क्या स्टडी करूँ। तो इसमें इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको लिमिटेड रखे कि हाँ, वो वीडियो में जो रिसोर्सेज मेंशन है, जो क्वेश्चंस है, आप जो जूनियर है वही रेडी कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि आपको टफ टाइम मिलेगा उसमें डीएसए और देखा, सुन लो, मेरी वीडियोस काम किया, मेरे रिसोर्सेज हैं वो भी काम किए हैं, तुम लोग सीरियस नहीं लेते। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे ये बताएं कि आपके टोटल इंटरव्यूज कितने हुए थे? अच्छा, मेरे टोटल इंटरव्यूज दो राउंड्स हो गए थे इंटरव्यू के। फर्स्ट राउंड में एक और आपके एक ही दिन में दोनों हुए थे? हाँ, दोनों एक वन डे बेसिक मेरे ख्याल से यूजुअली ये करते कि वन डे प्रोसेस ही कर लेता है, या आपके डिपेंड करते यूजुअली दो राउंड ही होते हैं इंटरव्यूज की, लेकिन कभी 3 भी शायद। लेकिन मेरे केस में मेरे 2 इंटरव्यूज हो गए थे। और फर्स्ट राउंड में ये था कि आपको बिल्कुल ही, क्योंकि अगर आप फ्रेश हो तो आपको उसी तरह ही जज किया जाएगा कि आप फ्रेश हो तो आपको वो वाली चीज़ें आती है कि नहीं। लेट्स से पहला क्वेश्चन ही है, क्योंकि मेरे ईमेल में मेंशन था कि आपके वो डेटाबेस और डीएसए और .NET, इन 4 चीज़ों में आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला सवाल ही मेरे से ये था कि ओप के पिलर्स बताओ कौन कौन से हैं। तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ओप के पिलर। ये तो बेसिक चीज है, ये तो बहुत बेसिक आपको आनी चाहिए। ओप के पिलर जो हैं 4 पिलर जो हैं, और आपको पता होना चाहिए कि 4 पिलर जो है वो हर एक का काम क्या है और क्या क्या उसमें डिफरेंस है। ये ओप में बिल्कुल मार्क नहीं है। ओप में आप अगर आप मार्क आ जाए तो फिर इंटरव्यू को लगता है कि यार अगर आप इसको ओप नहीं आता तो फिर डीएसए आगे ऐसे है। तो ओप जो भी जूनियर है ओप को तो ऐसे कर लो कि अगर आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछ लें कि आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है कि आपको बता देता है कि लेट्स से मुझे मेथड ओवरलोडिंग बताओ, मेथड ओवरराइडिंग करके दिखाओ, ये कैसा रहा। फिर उसमें आप लिखते तो फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट सही याद होनी चाहिए कि जितने भी पिलर्स है ओके वो आपको इस तरह याद होनी चाहिए कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो उसमें। फिर वो इंटरव्यूअर भी स्टेप बाय स्टेप ही जाता है, फिर हिसाब से ओप में क्वेश्चन किए जाते हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं डीएसए, फिर उसी तरह ही आगे बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी फर्स्ट राउंड की जो इंटरव्यू है वो बड़ी ही बेसिक और टेक्निकल होती हैं। उसमें आपसे थ्योरेटिकल भी पूछ लिया जाता है और आपसे कोड भी लिखवाया जाता है पेपर पे, तो आपको अब कंफ्यूज भी कराया जाता है कि इस तरह नहीं है। तो ये है कि आपको तैयारी के साथ आना। अगर आप इस फ्रेशर आते हो तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी के साथ एक जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है उसके लिए आपको अपनी फील्ड के रिलेटेड तैयारी करके आनी चाहिए। सिंटेक्स वगैरह की टेंशन तो नहीं होती ना? नहीं, सिंटेक्स की इतनी नहीं होती, क्योंकि वो उसको पता होता है कि आपको अच्छा जो कोड लिखो आपको पता होना चाहिए
कि ये इस तरह आपको मतलब ड्राई रन करना चाहिए, आपको सूडो कोड लिखना आना चाहिए, आप क्योंकि वो आपसे सिंटेक्स आपसे एग्जैक्ट नहीं लिखा होता कि आप जिस तरह लैपटॉप पे बैठ के लिखे हो, आपसे सूडो कोड लिखा जाता है कि आपको उसको बता दो कि अच्छा अब लेट्स मुझसे पूछा गया था कि फिबोनाची की सीरीज हम किस तरह प्रिंट आउट करते हो, वो लिख लो। तो वो जो मैंने प्रोग्राम लिख लिया तो मुझे पता अच्छा अब इसको एक्सप्लेन कर दो कि ड्राई रन करके लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन करो कि किस तरह चलता है। एग्जैक्टली तो इस तरह के आपको यही बेसिक, और क्योंकि ये तो जरूरी भी है कि आपसे लेट से इस तरह तो नहीं पूछा ना कि आप मुझे जो इनहेरिटेंस है वो डिफाइन कर दो, इस तरह तो नहीं है ना, आपसे फिर उसी के रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए जाते हैं, और जो ट्रिकी थोड़े से प्रोग्राम है थोड़ा सा आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, आपको जो है डबल माइंड कर देते हैं। आप अगर सही भी बता रहे तो कहते नहीं है सोच लो दोबारा से, तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके कंसेप्ट पक्के हैं तो फिर आप अभी नहीं मुड़ोगे। और सेकंड इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? अच्छा, सेकंड इंटरव्यू में ये था कि फर्स्ट राउंड में भी जिस तरह के सवाल पूछे उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेकंड राउंड। अगर आपका फर्स्ट राउंड अच्छा गया है तो उसमें मतलब आपने सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो आपने सही आंसर किए थे। कुछ न कुछ इस तरह होते हैं क्योंकि इंटरव्यू और सेकंड राउंड में चेंज हो जाते हैं, तो उसको नहीं पता कि फर्स्ट राउंड में क्या पूछा गया था। तो कुछ सेम क्वेश्चंस भी पूछ लेते कि अब मुझसे पूछा गया कि वार और डायनेमिक्स जो डायनेमिक कीवर्ड है उसमें डिफरेंस बताओ, या इस तरह के स्टैटिक और कांस्टेंट में डिफरेंस बताओ, क्योंकि ये असल में फर्स्ट राउंड के लिए पूछने चाहिए, लेकिन सेकंड राउंड वाले नहीं इस तरह पूछ। लेकिन सेकंड राउंड के इंटरव्यू जो है वो ज्यादातर डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। आपको उस लिहाज से वो जज करते हैं। आपको एक सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व करना है, रियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड वो आपसे पूछ लेते हैं। लेट से आप एक ऐसे सिनेरियो में हो तो आप इसको किस तरह डील करेंगे, तो आपको थोड़ा वो इस लिहाज से थिंकिंग पावर आपका जज कर लेते हैं। तो इस लिहाज से लेट से मुझसे पूछा गया था कि आप, क्योंकि मैं बैकएंड डेवलपर ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझसे पूछा गया लेट से अगर आपका फ्रंट एंड डेवलपर ये कहे कि आपने जो एंड पॉइंट बनाया है वो बहुत ज्यादा डेटा रिटर्न कराएगा टाइम, तो इसकी वजह से फ्रंट एंड पेज बहुत स्लो हो गया, तो आप क्या करोगे अपने एंड पॉइंट के साथ, तो किस तरह डील करोगे, किस तरह सॉल्व करोगे। तो इस तरह के आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको थोड़ा जज किया जाएगा करके कि वो आप क्या एक लाइव प्रोजेक्ट अगर आप उस पे किस तरह से बिहेव करोगे, आपको रियल वर्ल्ड में जो है वो जज किया जाता है। एग्जैक्टली। और आपके वो सेकंड राउंड में क्योंकि वो थोड़े जो हायर मैनेजमेंट वाले होते हैं वो इंटरव्यू कराते हैं, तो आपका ओवरऑल बोलने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, वो भी चीजें, वो सारी चीजें बिहेवियरल जो चीजें हैं वो भी जज हो रही होती हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ना क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं जो आपसे पूछे गए थे स्पेशली इनके लिए, तो आप ना जल्दी से ये सारे एक बार ना लाउडली पढ़ के बता दें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जस्ट क्वेश्चंस, आंसर ये खुद ही ढूंढ लिया करेंगे। अच्छा, मैंने ज्यादातर आई थिंक बता भी दिया, क्योंकि ओप में मुझे ये बताया कि प्रोसीजरल और ओप में आप मुझे हम क्यों यूज करते हैं, ओप की यूज करते हो, मुझे इसमें डिफरेंस बताओ प्रोसीजरल में। फिर इनहेरिटेंस के मुझे टाइप्स बताओ कि और इसमें लेट से मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में हो सकती है कि नहीं, या इस तरह मुझे प्रोग्राम लिख के दे इस तरह। और मुझे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस बताओ, इम्प्लीमेंट करके दे दो। तो इस तरह के सबसे इम्पोर्टेंट जो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस, ये तो बड़ा ही आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में हमें डिफरेंस बताओ। तो along with जो इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म जो है उसकी डेफिनेशंस तो आनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं जिस तरह मुझसे बोलेंगे तो ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, डीएसए में मैंने कुछ लिखे है कि डीएसए में बहुत ज्यादा डीप ही नहीं जाते अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको अगर लिंक लिस्ट और स्टैक क्यों और कुछ सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के आइडिया है तो मेरे ख्याल है कि आप उस राउंड को आसानी से, क्योंकि अगर आप फ्रेश हो तो वो इतना डीप वैसे भी नहीं जाते। फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो बेसिक जो मेन कांसेप्ट्स होते हैं अगर वही उनको पता है, उनसे खेलना आता है उनको, तो फिर दे आर गुड टू गो। एग्जैक्टली, क्योंकि अब वो वैसे कि लेट से स्टैक और क्यू में मुझे डिफरेंस बताओ, हम स्टैक में किस तरह डेटा पुश और पुल इस तरह या इस तरह लिंक लिस्ट जो है, लिंक लिस्ट में
सिंगल लिंक लिस्ट मुझे बताओ, डबल लिंक लिस्ट। और इसमें कुछ शायद इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि मुझे सिंगल लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके दे दो, या मुझे एक अरे है उसमें मिडिल एलिमेंट या सेकंड लास्ट एलिमेंट इस तरह की क्वेश्चन। और सर्टेन एल्गोरिथम्स क्लियर कर दे कि जितनी भी लाइक बबल सार्ट हो गया, मर्ज सार्ट, ये आपको कम्प्लेक्स की, क्योंकि बेसिक ये 4-5 चीजें हैं जो डीएसए में आपको मतलब आनी चाहिए। मतलब ये मेन कंसेप्ट आने चाहिए और इसी से आगे मजीद जो है ना क्वेश्चंस निकलते हैं कि आप ये लिंक लिस्ट को रिवर्स करके दे दो, इसमें मिडिल पॉइंट फाइंड कर दो। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मेंशन है उस जो नोट्स हैं उसके अंदर सारे मेंशन है। क्योंकि अगर आपको ये चीज आ जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता हो तो उसको अप्लाई करना है। जिस तरह आपके ओप के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैं इसको किस तरह लाऊं। इस तरह अगर आपको उस डीएसए के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अप्लाई करना भी मेरा नहीं ख्याल कितना मुश्किल होगा इस पे। फिर मैंने कुछ लिखे थे डेटाबेस के बहुत ही ज्यादा वो ऑब्वियस क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूअर्स फ्रेशर से पूछ लेते हैं कि मुझे बताओ कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। प्रायोरिटी और यूनिक कंस्ट्रेंट में डिफरेंस बताओ, इस तरह का। आपको जॉइंस आनी चाहिए, जॉइंस बहुत पूछते हैं और उसमें आपको सिनेरियो भी दे देते हैं कि अच्छा मुझे ये जॉइंस लगा के ये मुझे डाटा किस तरह डाटा आएगा हमारे पास। एग्जैक्टली। फिर आपको लाइक मुझसे जो पूछा कि डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लाउज, ये बड़े बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे। अगर आप लाइक कुछ एक्सपीरियंस है आपका, नॉर्मलाइजेशन भी डेटाबेस में पूछ लेते हैं, लेकिन वो इतना नहीं करते कि आपको अगर ना आता हो तो इतना खास मैंने नहीं ख्याल कि वो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप आते हो तो बड़ा ही आपको मतलब प्लस पॉइंट देता है, प्लस पॉइंट हो जाएगा। हाँ, कि आपको नॉर्मलाइजेशन और इनके जो फर्स्ट लेवल सेकंड नॉर्मलाइजेशन ये चीजें आपको आ जाती है। और स्टोर प्रोसीजर इसमें भी, क्योंकि अगर आप फ्रेशर भी फिर भी आप मतलब ये पता होना चाहिए। हाँ, बेसिक वो इम्प्लीमेंट तो नहीं करवाएंगे लेकिन आपको ये इनके कांसेप्ट्स पता होने चाहिए कि ये क्या है। पूछेंगे कि स्टोर प्रोसीजर हम क्यों यूज करते हैं, कोई बेसिक्स आपको बता दें कि कोई बेसिक सिंटैक्स लिख के, हाँ बेसिक सब बता दो। हाँ, और इसके अलावा जो आपका मेन स्टेक है वो तो हर किसी का डिफरेंट होता है, तो उस लिहाज से आपकी कंसेप्ट उस लिहाज से भी क्लियर होनी चाहिए। जो आपका मेन लेट्स से .NET है तो आपको पूछा जाता है कि .NET और .NET कोर में क्या डिफरेंस है। जो इस तरह के उस स्टेक रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको फिर इस लिहाज से क्लियर होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो डीएसए डीबी वगैरह से रिलेटेड होता है। हाँ। जो थोड़ा बहुत होता है पार्ट वो आपको स्टैक रिलेटेड चीजें जो हैं वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स गुड। तो ये आपका सारा जो था 2 इंटरव्यू आपके एक दिन में हुए थे। उसके बाद आपको इंटरव्यूज के बाद आपको कब तक कॉल आई थी कि आप सिलेक्ट हो गए हैं? अच्छा, मेरे केस में आई थिंक कुछ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग गया था और बीच में कुछ शायद डिप्सिक वालों की सिस्टम अपडेट नहीं हो गए थे, पता नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि एक हफ्ता मेरे केस में लग गया था कि फॉर सम ऑड रीजन मुझे कुछ आई थिंक होल्ड पे रखा हुआ था कि लेकिन अगर आपके इंटरव्यू स्टेजेस क्लियर है और आप क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू दे देते हो तो पता चल जाता है कि इसको ये रखना है या नहीं रखना। तो अगर आप रिकमेंडेड हो तो विद इन अ वीक वो भी कॉल बैक और इंटरव्यू जो सिलेक्शन प्रोसेस और ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो सारा स्टार्ट हो जाता है उसमें। तो इंटरव्यू के बाद अगर जो आना चाहे ताकि इंटरव्यू अगर अच्छे चले जाए तो फिर यही एक्सपेक्ट करेंगे 1 वीक तक आपको कॉल जो है वो आ जाएगा। कॉल मिलेगा जी। दैट्स गुड। अच्छा, सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है सैलरी रिलेटेड। अब मैं आपसे डिस्क्लोज नहीं करवाऊंगा सैलरी, बट आप अगर रैंडम एक फिगर देना चाहें कि कितनी जो है बिटवीन कितने कोई रेंज देना चाहें कि इतनी आपको जो है सैलरी उन्होंने ऑफर कर दी थी। अच्छा, क्योंकि वो आपसे नेगोशिएट करते हैं स्टार्ट पे, तो ये भी हम फ्रेशर्स का बड़ा ही एक ऐसा पॉइंट है कि हमें इस तरह नेगोशिएट करना नहीं आता। नेगोशिएट करना नहीं आता एग्जैक्टली। और हम अक्सर ये भी करते हैं कि आपने एक वीडियो बनाई हुई है शायद, अगर ये लगे कि आपको अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आपको इस रेंज तक सैलरी मिल जाती है। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश है तो फिर भी अराउंड 100 के आप डिमांड कर सकते हो। हाँ, इतनी आपको मतलब 100K तक जो है ये कर देते हैं
आपको अगर आप हाँ। फ्रेशर हो और आपने इंटरव्यू अच्छा दिया और Interview सारा कुछ अच्छा आपकी दिया। सिलेक्शन हो गई है Exactly. तो आप निगोशिएट करके 100K तक जो है वो आप इजीली इसको कर सकते हो। Exactly. और ये काफी बड़ी अमाउंट होती है किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए Fresher जो के भी लिए आता है बहुत ही ज्यादा होगी। जिसने 4 साल कुछ भी नहीं देखा वो अचानक से इतना पैसा देखे तो हाँ। वो कहते हैं यार यही है जो भी है। और ये 100 के आपके जितनी भी डेसिंग वाले पर्क्स देते हैं उसके अलावा बाकी ठीक है। पर्स तो वो सेपरेट है, उसमें वो ओपीडीज separate। वगैरह वो काफी चीजें आ जाती हैं। एग्जैक्टली। सही। और आपके अब आपने डेसिंग ज्वाइन कर लिया, आपको कितना टाइम हो गया डेसिंग में? अराउंड 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ्स हो गए हैं। और आपको डेसिंग को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस थी और एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई? हाँ, अच्छा, ये बड़ा जरूरी होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाते हो वहाँ के लोग आपको किस तरह मिलते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपको अगर कितनी भी बड़ी कंपनी हो, आपके सीनियर्स अच्छा ना हो, आपके साथ वो डील अच्छा नहीं करते तो फिर शायद सैलरीज भी इतने वो मैटर नहीं करती। एनवायरनमेंट बड़ा इफेक्ट करता है किसी भी। शायद मैं इस लिहाज से थोड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे जिस टीम में मैं आया हूँ टीम मुझे अच्छी मिली है और अभी तक एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और अच्छा जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको डेवसिंक में जो मुझे जो लग रहा है कि आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है वो है आपको यहाँ पे आप फ्रेश हो तो आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट किया जाता है कि नहीं आप अभी आए हो, आप अभी सीख लो, आपको ये चीज़ नहीं आती कोई बात नहीं, आप उससे सीनियर हैं वो बड़े अच्छे। क्योंकि मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि आप किस टीम में आए हो। तो आपको अगर सीनियर दर्जे मिलेगा आपको सही तरीके से गाइड करते हो तो ये यहाँ की ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको मतलब आपको सीखने का प्रॉपर टाइम दिया जाता है। आपसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आप फ्रेशर आए हो तो आपसे एज अ फ्रेश जितना उसका आता है आपसे उतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है। ज्यादा ओवरलोड नहीं कराते, आपको टाइम दिया जाता है, आपको सीनियर मतलब आपको अलाइन कर दिया जाता है कि आपको कोई भी मसला हो तो आप उससे इजीली किसी टाइम में पूछ सकते हो। तो ये अभी तक तो काफी स्मूथ और अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। अच्छा, सो एट द लास्ट ऑफ वीडियो आप अगर कोई ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो जॉब हंट कर रहे हैं स्पेशली डेवसिंग को देख रहे हैं तो इनके लिए कोई आपकी क्विक एडवाइस कि ये कर लो तो तुम लोग भी मेरी जगह आ सकते हो डेवसिंग में। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया, कम्युनिकेशन जो है वो आपके मतलब थ्रू आउट द जो इंटरव्यू था उसमें कम्युनिकेशन जो थी किस लैंग्वेज में आपसे इंटरव्यू लिया, लाइक उर्दू में लिया, इंग्लिश में लिया या फिर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उन्होंने किस उसमें आपको किया? लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए कोई बैरियर बनी कि नहीं बनी? नहीं, अक्सर हमें शायद जब मैं भी अप्लाई कर रहा था तो मुझे ये था कि नहीं स्पेसिफिक इंग्लिश पे वो फोकस करे ये, लेकिन जब मैं आया तो आपको ये आपसे पूछे जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उर्दू, इंग्लिश, तो आपको फोर्स नहीं करते क्योंकि उसको पता था कि हम इसको हायर कर रहे हैं कोडिंग और काम करने के लिए, ना कि इंग्लिश और उर्दू बोलने के लिए। तो अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हो तो पर आपसे इंटरव्यू उर्दू में ही बात कर देगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में। तो ये कोई खास इसका कोई बैरियर नहीं, इसका कोई बैरियर नहीं। आपसे जो जिस लैंग्वेज में जिस तरह कंफर्टेबल हो आप उसी ही लैंग्वेज में बात और इंटरव्यू दे सकते हो। इवन सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी वो भी आपको फोर्स नहीं करते कि हाँ आपने स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज में बोलने चाहिए। सही। और एट लास्ट कोई फ्रेश ग्रेजुएट्स को कोई एडवाइस किस तरह से सर्च करें, किस तरह से आए? हाँ, मैं फ्रेश ग्रेजुएट को बस यही कहना चाहूँगा कि अक्सर हमें जब मैं भी सर्च कर रहा था तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि यार डेवसिंक में फिर अगर मैं एज पेशावर में बैठ के सोचूं तो मैं सोच रहा था कि लाहौर के लोगों से या बाकी लड़कों से कम्पीट करना मुश्किल होगा या अगर मैं अप्लाई भी कर दूं तो मेरे चांसेस नहीं होंगे। लेकिन ये हम अक्सर इस वजह से अप्लाई भी नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आप मैं जैसे कि मैंने कहा कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दें, जितना अर्ली हो सके आप उसमें स्क्रीन लिस्ट में चांसेस आपके बढ़ जाए। वो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपके सेकेंड स्टेप जो सीवी और फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अप्लाई कर दीजिए और डेवसिंक वाले क्योंकि अभी हायरिंग भी करेगा, एक्टिवली हायरिंग करे हर एक फील्ड में, तो चांसेस है और बेस्ट ऑफ लक करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम कि आपने हमें टाइम दिया और आपने अपने जो है व्यूज़ शेयर किए फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ जो इनको किसी भी तरीके से अगर इनको हेल्प करेंगे तो आई होप कि ये सारे जो हैं आपको दुआएं देंगे।
एंड अगर आपका मज़ीद भी अभी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड जो वीडियो अपलोड होगी मैं इनको भी लिंक दूंगा, ये भी कमेंट में आके जो है आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर ये अपनी डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो मैं इनकी डिटेल्स जो है, इनका लिंक्डइन वगैरह जो है मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको रीच आउट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग बड़ा तंग करते हो फिर डीएम करके और मैसेज करके ना। तो होपफुली ये जो है ना कमेंट सेक्शन में ही आपसे जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।